Hello students, सौमित्र सैन here with जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हमारा आज का टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक रिएक्शंस, खासकर एलिमिनेशन रिएक्शंस और एडिशन रिएक्शंस में एल्कीन्स की स्टेबिलिटी पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। जैसे सेडजेफ रूल एल्कीन्स की स्टेबिलिटी को ही बेस बना के बनाया गया। जो प्रोडक्ट एल्कीन होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल, इसीलिए सेडजेफ ने कहा कि एलिमिनेशन जब भी होगा, चाहे वो डिहाइड्रेशन हो रहा हो या डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा हो, उन दोनों कंडीशंस में हाइड्रोजन हमेशा मोर एल्काइलेटेड कार्बन एटम से जाना चाहिए, जिससे ज़्यादा स्टेबल एल्कीन फॉर्म हो। ये एल्कीन्स की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। उसी तरह से एडिशंस के वक्त भी ज़्यादा आसानी से केमिकल रिएक्शंस में वो एल्कीन्स पार्टिसिपेट करती हैं जो कम स्टेबल होती हैं। ऑब्वियसली जो कम स्टेबल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है। तो स्टेबिलिटी एल्कीन की क्या है और किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, इनकी स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। एल्कीन्स की स्टेबिलिटी का जो पहला क्राइटेरिया है वो है सिमेट्री। मोर सिमेट्रिकल एल्कीन इज मोर स्टेबल। ये फंडामेंटल फैक्ट है। जैसे अगर आपसे हम कहें कि ये दो एल्कीन्स हमारे पास हैं, यहां पर हमारे पास दो सब्स्टिट्यूटेड, ये पहला कार्बन ये दूसरा कार्बन, दो सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स हमारे पास हैं। अगर हम इसकी जगह ये कंपाउंड लेते, दोनों सेम ही है, दो अलग अलग आइसोमर्स हैं, नथिंग एल्स। ये वन, ये एल्कीन का दूसरा कार्बन, मगर इस बार हमारे पास में सिर्फ एक ही आर ग्रुप है। आर स्टैंड्स फॉर एल्काइल ग्रुप। यहां पर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है, जबकि इस एग्जांपल में हमारे पास दोनों तरफ दो एल्काइल ग्रुप थे। तो ये ज्यादा स्टेबल, ये ग्रुप जहां पे दो एल्काइल ग्रुप्स हैं ये ज्यादा स्टेबल है और उसकी वजह है ये मोर सिमेट्रिक है, जबकि ये वाला मॉलिक्यूल लेस सिमेट्रिक है। तो अगर आपसे पूछा जा रहा है कि 2 ब्यूटीन, ये है 2 ब्यूटीन, ये पहला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 कार्बन की चेन है 2 ब्यूटीन, एंड दिस वन इज 1 2 3 4, ये 1 ब्यूटीन है। तो 2 ब्यूटीन is more stable as compared to 1 ब्यूटीन। सो ये सिमेट्री पर बेस्ड चीज है। अब अगर हम सेम सिमेट्री के साथ बात करते हैं तो दूसरा क्राइटेरिया हमारे पास होता है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। और इसकी वजह है बल्क का, या ये कहें कि मास का ऑपोजिट साइड में लोकेशन होता है ट्रांस में, जिससे एक बल्क का बैलेंस मॉलिक्यूल में होता है और वो उस मॉलिक्यूल को ज्यादा स्टेबलाइज करता है। जैसे अगर मैं इसी मॉलिक्यूल की बात करूं, CH3CH डबल बॉन्ड CH3, ये 2 ब्यूटीन है, या कहें कि ब्यूट 2ईन है। अब यही एक मॉलिक्यूल दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स में एग्जिस्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ बीइंग एल्कीन, और दोनों दो कार्बन एटम्स पर दो अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो सकते हैं, एक हो सकता है ये और दूसरा हो सकता है ये। इसको हम कहते हैं सिस फॉर्म, और जो अगला फॉर्म हम बनाएंगे उसमें दोनों CH3 या कहें कि दोनों H ग्रुप्स बिल्कुल ऑपोजिट साइड में होंगे, इसलिए हम इसको कहेंगे ट्रांस। ओके, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? अगर आप ध्यान से देखें, इसमें दोनों तरफ दोनों कार्बन एटम्स पर CH3 ग्रुप, जो बल्कियर ग्रुप है वो दोनों एक तरफ हैं, और जो लाइटर ग्रुप्स हैं वो दोनों एक तरफ हैं। तो इससे बल्क का बैलेंस अगर हम इस डबल बॉन्ड के अराउंड देखें तो हम ये पाएंगे कि दोनों बल्कियर ग्रुप एक ही साइड में है, पाई बॉन्ड के एक ही साइड में। इसका मतलब
बल्क डिसबैलेंस्ड है। जब आप इसकी बात करेंगे तो बल्कियर ग्रुप दो ऑपोजिट साइड्स में है, जबकि लाइटर ग्रुप्स भी बिल्कुल ऑपोजिट साइड्स में है। यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो पाई बॉन्ड के दोनों तरफ लगभग सेम, लगभग इस केस में तो बिल्कुल सेम है, दोनों तरफ सेम बल्क है। यहां पर CH3 एंड H टोटल 16 और यहां पर भी CH3 और H टोटल 16। हम यहां पर कह सकते हैं कि टोटल मास 15 और 15 30 इस तरफ है, 30 AMU मास पाई बॉन्ड के उस तरफ है एंड 1 and 1 2 इस तरफ है। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा बैलेंसिंग नहीं है, ये बहुत अनबैलेंस्ड सिचुएशन है। जबकि यहां पर 15 and 1 16 इस साइड में है और 16 ही इस साइड में 1 and 15, तो 16 AMU दोनों तरफ से मास है। जितना सिमेट्री होगी, अब बात पहले भी सिमेट्री की थी और यहां भी सिमेट्री की ही है, तो सिमेट्री ज्यादा होती है जब ट्रांस आइसोमर होता है, इसलिए ट्रांस आइसोमर इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू सिस। ओके, अगर सिस और ट्रांस से भी अलग हटकर हम बात करते हैं, हम अगर ये 3 एग्जांपल्स लेते हैं, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। यहां पे ये एल्कीन एक एल्कीन है और ये दूसरा एल्कीन है, ये एल्कीन ट्रांस है और ये एल्कीन सिस है। एक पार्ट इस पूरे डाइईन का, ये डाई एल्कीन है, इसमें 2 एल्कीन ग्रुप्स हैं, तो एक ट्रांस है और दूसरा सिस है। यहां पर अगर हम बात करें तो एक एल्कीन ये है जो सिस है और दूसरा एल्कीन ये है और ये भी सिस है। इसके दोनों तरफ जो ग्रुप्स है वो एक ही तरफ में है। यहां पर अगर हम बात करें तो ये ट्रांस है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये भी ट्रांस है। तो ये एक तरफ ट्रांस और एक तरफ सिस है, ये दोनों तरफ सिस है और ये दोनों तरफ ट्रांस है। सो विच एल्कीन मस्ट बी मोस्ट स्टेबल? ये मोस्ट स्टेबल है, ये सेकंड नंबर पर है जिसमें एक पार्ट, आधा पार्ट कम से कम ट्रांस है और ये सबसे कम स्टेबल है। सो करेक्ट सीक्वेंस इज C is more stable as compared to A, which is further more stable than B. So this is the correct sequence of stability on account of symmetry and isomeric structures. Now तीसरा कॉन्सेप्ट जो यहां अप्लाई होता है वो है मोर कॉन्जुगेशन। ये सिमेट्री को भी बाईपास कर जाता है। जब कॉन्जुगेशन होता है किसी एल्कीन में तो वो निश्चित रूप से ज्यादा स्टेबल होगा, चाहे वो कम सिमेट्रिक हो, चाहे वो ट्रांस फॉर्म में ही क्यों ना एग्जिस्ट, सिस फॉर्म में ही क्यों ना एग्जिस्ट कर रहा हो। ये दोनों क्राइटेरिया एक तरफ हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कॉन्जुगेशन। ज्यादा कॉन्जुगेटेड होगा एल्कीन तो वो ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे अगर हम ये एल्कीन्स लेते हैं, इन 3 एल्कीन्स की हम बात करते हैं, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पे डबल बॉन्ड और फिर ये 3 और 4 के बीच में, अगर मैं यहां पे 1 2 3 4 लिखूं तो ये 1 2 और 3 4 के बीच का डबल बॉन्ड है, ये कॉन्जुगेटेड है। अगर यहां पर हम बात करें तो ये 1 and 2 और फिर ये 3 and 4 के बीच में है, तो ये भी कॉन्जुगेटेड है। नाउ कम टू दिस वन, एक पाई बॉन्ड 1 and 2 के बीच में है
मगर 3 और 4 के बीच में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, देन कम्स, अगर हम इसको यहां पर भी बनाएं, देन ऑल्सो इट इज बिटवीन 4 एंड 5, यानी ये नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो सबसे पहले तो हमने यही तय कर लिया बिना किसी और फंडामेंट के बारे में सोचे, हमने सबसे पहले ये तय कर लिया कि ए सबसे कम स्टेबल होगा क्योंकि ये नॉन कॉन्जुगेटेड है। अब हमको कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स की बात करनी है। ये दोनों कॉन्जुगेटेड हैं। अब जब दोनों कॉन्जुगेटेड है और दोनों में कॉन्जुगेशन की डिग्री सेम है, यानी जितना ये कॉन्जुगेटेड है उतना ही ये, यहां पर भी 2 डबल बॉन्ड्स हैं, यहां पर भी 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो अब कॉन्जुगेशन की कहानी खत्म हो गई है। अब हमको देखना है कि सिस और ट्रांस कौन है। ये एक तरफ यहां पर ये सिस है और यहां पर ये ट्रांस है। यहां पर अगर हम बात करें तो ये एल्कीन इस पाई बॉन्ड के दोनों तरफ ट्रांस है और यहां पर इस पाई बॉन्ड के भी दोनों तरफ, एक इधर एक उधर, तो ये ट्रांस है। तो ये T एंड C, जबकि ये T एंड T, so obviously B is most stable on account of more transforms in conjugated alkene. This one, or number C, is number 2 stable because of being conjugated but half part in cis isomer and remaining half part is trans isomer, whereas number A is least stable among all three because of being non-conjugate. बाकी और किसी बात का कोई मतलब नहीं है। तो ये, हालांकि इसमें दोनों जगहों पर ये ट्रांस है, यहां पर भी ट्रांस है और अगर यहां देखें तो ये भी ट्रांस है। दोनों ट्रांस होते हुए भी ये स्टेबिलिटी में सबसे पीछे है क्योंकि ये कॉन्जुगेटेड नहीं है। तो कॉन्जुगेशन सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। कॉन्जुगेशन के बाद सिस एंड ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे, देन सिमेट्री की बात करेंगे। नाउ एक और क्राइटेरिया देखते हैं कि हम कहां पर, हाइपर कॉन्जुगेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी एल्कीन की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन जितना कंफर्टेबली होगा उतना ज्यादा स्टेबल होगा एल्कीन। नाउ इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि कहां पर ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। जैसे एक तरफ हमने लिया CH3H, दूसरा हमने लिया CH3। ये दोनों ही अगर हम लेंगे, सिस लेंगे तो दोनों सिस लेंगे और नहीं तो दोनों ट्रांस लेंगे। ये 2 एग्जांपल्स हमारे पास में, दोनों सिस फॉर्म है तो आइसोमेरिक कोई डिफरेंस नहीं है। यहां पर सवाल है कि इन दोनों एल्कीन्स में से अगर आप ध्यान से देखें तो ये प्रोप 2 इन है, सॉरी पेंट 2 इन है, मतलब पेंटीन है, 2 पेंटीन है और ये 2 ब्यूटीन है। इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है? यहां पर अल्फा कार्बन एटम्स काउंट करते हैं हम। ये एल्कीन है, पहला कार्बन ये, दूसरा ये, यहां पर ये एल्कीन है, पहला कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये। दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज ऑल्सो अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा, दिस इज अल्फा। हाउ मेनी अल्फा H एटम्स आर प्रेजेंट हियर? 3 अल्फा H एटम्स प्लस 3 अल्फा H एटम्स, टोटल 6। यानी यहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन 6 डिग्री का है, यानी 6 H एटम्स हाइपर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नाउ कम टू दिस पार्ट, हाउ मेनी अल्फा H एटम्स आर प्रेजेंट? यहां पर 3 और यहां पर सिर्फ 2। अब ये C2H5 आपको कंफ्यूज कर सकता है। C2H5 देख करके 5 न समझे, C2H5 का स्ट्रक्चर बनाए ठीक तरह से। C2H5 मीन्स CH2 CH3, किसी तरह के कंफ्यूजन में ना रहे। Only this carbon is alpha. So far as this carbon is concerned, this is beta carbon, not at all alpha. तो इनको हमें कंसिडर नहीं करना है। These are not going to be considered. सिर्फ 2 अल्फा H एटम है आपके पास यहाँ पर इस कार्बन पे। So total alpha H atoms are 5. So which molecule is more stable? तो अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स को ठीक से समझ लें और उनको यूज करें तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि कौन ज्यादा स्टेबल है। ये दोनों सिस हैं, ये सिस फॉर्म, ये भी सिस फॉर्म, सब कुछ सेम है, मगर डिग्री ऑफ
हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों में अलग है। यहां पर 6 अल्फा एच एटम्स हैं जबकि यहां पे 5 अल्फा एच एटम्स हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन इस मॉलिक्यूल में ज्यादा होगा और इसलिए ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है। सो फार एज सिमेट्री इज कंसर्न, सिमेट्री भी दोनों में बिल्कुल सेम है। अगर हम कॉन्जुगेशन की बात करें तो दोनों में ही कोई कॉन्जुगेशन नहीं है। ये दोनों डाई इन नहीं है, ये भी एक सिंपल सिंगल एल्कीन है और ये भी एक सिंगल एल्कीन है। जहां तक सिमेट्री का सवाल है, यहां पर भी 2 एल्काइल ग्रुप्स हैं इन दोनों कार्बन पे और यहां पर भी 2 एल्काइल ग्रुप है। देन हाउ वी केम टू नो कि ये ज्यादा स्टेबल होना चाहिए इसके मुकाबले में, ये ऑन अकाउंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन इसमें ज्यादा होगा इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। ओके, एक फाइनल एग्जांपल हम लेते हैं और एल्कीन की स्टेबिलिटी को फाइनली हम सी लाइन साइन करते हैं। देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों मॉलिक्यूल्स में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, एक मॉलिक्यूल ये और दूसरा मॉलिक्यूल ये, इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। नाउ कंजुगेशन की तो बात ही नहीं है क्योंकि दोनों ही सिंगल एल्कीन्स है, यहां पर भी सिंगल है, यहां पर भी सिंगल है। सिमेट्री का जहां तक सवाल है, सिमेट्री भी आप दोनों में सेम पाएंगे। यहां पर इस कार्बन पे कोई सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप नहीं है, यहां पर 2 सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप्स हैं, यानी टोटल 2 यहां पर हैं। और यहां पर अगर हम बात करें तो एक सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप यहां पर है, एक सब्स्टिट्यूटेड एल्काइल ग्रुप यहां पर है, यानी यहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है। सिमेट्री की अगर हम बात करें तो सिमेट्री ये ज्यादा शो कर रहा है, दोनों कार्बन पे अलग अलग जगहों पर CH3 मौजूद है। सो फार एज पाई बॉन्ड के दोनों तरफ अगर हम देखें, यहां पर हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो इसमें भी अगर आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो H इधर और H इधर होगा। सिमेट्री तो अगर पाई बॉन्ड के अलोंग हम सिमेट्री की बात करते हैं तो वो सिमेट्री इन दोनों में बिल्कुल सेम है। एक बल्कियर और एक लाइटर ग्रुप एक तरफ, एक बल्कियर और एक लाइटर ग्रुप एक तरफ, और ऐसा ही बिल्कुल इस जगह पर भी हो रहा है। अब हम किस बेसिस पर बात करें, हमारे पास क्या बेस बचा अब इन दोनों को कंपेयर करने का। कंपेयर करने का एक बेस है हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन को समझने से पहले, हाइपर कॉन्जुगेशन अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ एच एटम्स की बात करेंगे तो हम फिर उलझ जाएंगे। ध्यान से देखिए, यहां पे ये अल्फा कार्बन है, यहां पे ये अल्फा कार्बन है, यहां पर कोई अल्फा कार्बन नहीं है, यहां पे 3 अल्फा एच एटम्स हैं और यहां पर भी 3 अल्फा एच एटम्स हैं। सो टोटल 6 अल्फा एच एटम्स आर देयर। अगर यहां पर बात करें तो ये अल्फा कार्बन, एक अल्फा कार्बन यहां पर है और एक अल्फा कार्बन यहां पर है। दोनों सी एटम्स पर एक एक अल्फा है। यहां पर दोनों अल्फा कार्बन एक ही कार्बन पर थे, यहां पर 2 अलग अलग कार्बन पर है, मगर हैं दोनों में ही। 2 अल्फा कार्बन यहां थे, 2 अल्फा कार्बन यहां है, दोनों पर 3-3 एच, अल्फा एच पहले भी थे, यहां भी था और यहां पर भी है। तो टोटल 3 यहां पर और 3 यहां पर, टोटल 6। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन सिंपली देखेंगे तो आपको यह महसूस होगा कि अब हमारे पास कोई तरीका नहीं है, इन दोनों की स्टेबिलिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये फाइनल वर्ड है। यहां से एक नई चीज, हाइपर कॉन्जुगेशन वहां पर ज्यादा आसान होती है जहां पर इंडक्टिव इफेक्ट उसे सपोर्ट कर रहा हो। मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं जिससे आप अब हाइपर कॉन्जुगेशन को ठीक से समझें। हाइपर कॉन्जुगेशन कहां पर होगा, होगा दोनों ही जगहों पर। मैं ये नहीं कह रहा कि एक जगह पर ही होगा, दोनों जगहों पर हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, मगर कहां ज्यादा आसान होगा चलिए देखते हैं। यहां पे एक H हटाते हैं हम, H प्लस बाहर आया, या ये कहें कि उसने अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया। नाउ कार्बन इज गोइंग टू फॉर्म अ न्यू बॉन्ड विद दिस कार्बन। अब ये अगर होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स अगर इस कार्बन की ओर बढ़ते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बन की ओर बढ़ने लगेंगे और अल्टीमेटली वी कैन से दैट H प्लस इज लूजिंग इट्स इलेक्ट्रॉन एंड दैट नेगेटिव चार्ज इज फ्लोइंग टुवर्ड्स दिस कार्बन एटम और फाइनली ये कार्बन एटम नेगेटिव चार्ज बेयर करेगा। दिस इज हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां पर भी होगा, यहां पर भी
CH3 को मैं CH2H लिख देता हूं. H is throwing its electron towards carbon atom bearing positive charge. रिजल्ट ये हो रहा है कि यहां पर भी एक चार्ज इलेक्ट्रॉन का डिस्पर्जन कार्बन की ओर हो रहा है, एंड देन फाइनली इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स दिस कार्बन एंड दिस कार्बन इज नाउ बियरिंग दिस नेगेटिव चार्ज. हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों जगहों पर हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन और यहां पर भी हो रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन. इसको हम हाइड्रोजन इफेक्ट भी कहते हैं. एनीवे, हाइपर कॉन्जुगेशन का रिजल्ट हो रहा है यहां पे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, यहां पे भी कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है. इन दोनों नेगेटिव चार्जेस में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो एल्कीन ज्यादा आसानी से हाइपर कॉन्जुगेशन. अब हाइपर कॉन्जुगेशन इस बात पे डिपेंड करता है कि क्या ये एल्कीन, ये जो नेगेटिव चार्ज है कार्बन आयन, ये सस्टेन करेगा. ये कार्बन आयन है 1 डिग्री और ये कार्बन आयन है 2 डिग्री. अगर आप ध्यान से देखें तो इस कार्बन आयन के दोनों तरफ कार्बन है, इधर भी और इधर भी, 2 एल्काइल ग्रुप हैं और इसके एक ही तरफ. तो यहां पे प्लस आई इफेक्ट कम लगेगा और यहां पर प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लगेगा. यहां पर ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है, इसका मतलब है नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा और वी कैन से दैट एटलीस्ट लेस अनस्टेबल होगा. अनस्टेबल तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये लेस स्टेबल तो जरूर होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि यहां पर प्लस आई इफेक्ट कम लग रहा है. दिस इज मोर स्टेबल. नाउ यू कैन टेल मी विच एल्कीन इज मोर स्टेबल. अगर हम हाइपर कंजुगेशन को छोड़ दें, ये एनाइन ज्यादा स्टेबल है, ये एनाइन ज्यादा स्टेबल है, इसका मतलब इस प्रोसेस का चलना ज्यादा आसान होगा, यानी हाइपर कंजुगेशन इस एल्कीन में ज्यादा इजीली होगा इस एल्कीन के कंपैरिजन में. Therefore, this alkene is much more stable. So, अगर मैं आपसे फिर पूछूं कि CH3 CCH3 double bond CH2 that is 2-methyl prop-2-ene and ब्यूट-2-ene, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है? prop-2-ene, 2-methyl prop-2-ene इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू ब्यूट-2-ene. ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, पोजीशन आइसोमर्स हैं, मगर ये ज्यादा स्टेबल है इसके कंपैरिजन में. कारण यहां पर हाइपर कंजुगेशन 1 डिग्री कार्बन आयन फॉर्म कर रहा है, यहां पर हाइपर कंजुगेशन की वजह से 2 डिग्री कार्बन आयन फॉर्म होगा. देयरफॉर 2 डिग्री कार्बन आयन क्योंकि कम स्टेबल है, इसलिए ज्यादा हाइपर कंजुगेशन की पॉसिबिलिटी यहां पर होती है और इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेटर डिग्री ऑफ हाइपर कंजुगेशन दिस एल्कीन इज मोर स्टेबल. आई होप आप एल्कीन्स की स्टेबिलिटी के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे. अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायंस एंड कार्बीन्स. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग.